नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट 1 देखते हैं जो ऑनलाइन सेट निकला है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पहले 5 ठो मॉडल सेट हम लोग बताएंगे। तो पहला साइंस का सेट हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज जो जो ऑब्जेक्टिव है हम सब पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना के डालेंगे। देखिए ज़रा, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर अवतल ऑप्शन में नहीं रहता है तो समतल सही है, इसलिए अवतल बेस्ट ऑप्शन है। सैलून में चेहरा बड़ा दिखना चाहिए ताकि जो नाई होता है उसको हर एक बाल दिखना चाहिए, इसलिए अवतल दर्पण बेस्ट होता है। अवतल दर्पण में ही टिक करना, अगर अवतल ना रहे तो समतल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F बराबर R/2 बिल्कुल सही जवाब है इसका। F बराबर R/2 अगर संबंध पूछ रहा है तो ऐसा होता है। ऐसे अमूमन R बराबर 2F भी होता है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है, तो F बराबर R/2 होगा या R बराबर 2F होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना होगा। तरंगदैर्घ्य बदलता है, वेग भी बदलता है, लेकिन आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछ ले तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। और उसके बाद आपको बोलता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या है। तो देखिए ज़रा, हम इसको बनाए हैं सवाल को कि फोकस दूरी आपका 1 मीटर है और क्षमता जो होता है, क्षमता को हम लोग P से लिखते हैं और क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। तो P बराबर 1/F होता है, तो P बराबर 1/1 और यहाँ D बैठा देना, 1 को 1 से भाग देंगे तो 1D, यानी 1 डायप्टर आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1 डायप्टर भी है, ऑप्शन नंबर 4 का B। तो ये 1 नंबर हमारा जो है 4 का B बिल्कुल सही होगा। इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है एग्ज़ाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह का है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जब देखिए, हम आपको बोले क्षमता को D से लिखते हैं तो P बराबर 1/F होता है, तो F बराबर 1/P भी होता है। तो F का मान 1/4 कर दिए और मीटर में होता है तो M लगा दिए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 को 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा आंसर, इसलिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर जितना D में रहेगा आप 100 को 4 से काट दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ जो है अवतल लेंस बोल रहा है तो 25 सेंटीमीटर सही है, लेकिन अवतल दर्पण का क्षमता जो होता है, अवतल लेंस है ना, ठीक है। ये ऐसे भी क्षमता उसका नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, यहाँ माइनस प्लस नहीं दिया है, तो 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। लेकिन माइनस होना चाहिए, ऑप्शन में माइनस ऋणात्मक नहीं रहेगा तो 25 सेंटीमीटर आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। वाहन का अग्रदीप का मतलब होता है गाड़ी में जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट में रोशनी फैलता है तो उसमें आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। तो मानव नेत्र यानी हमारी आँखों पर वस्तु का जो फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो दृष्टि पटल पर बनता है, ये याद रखना है। दृष्टि पटल को ही इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु बोला है
तो सॉरी, दूर बिंदु जो है अनंत होगा, ये याद रखिएगा। दूर बिंदु अनंत होगा और अगर निकट बिंदु पूछ दिया जाए तो 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु जो है वो अनंत होगा और निकट अगर पूछ देता कि निकट बिंदु कहाँ है तो 25 सेंटीमीटर याद रखना है आपको, यहाँ से पूछा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में हमारे आँख में प्रकाश जब ज़्यादा पड़ेगा ना तो आँख छोटा होने लगता है, देखिएगा आपका आँख बंद हो जाएगा। तो उसमें जो है पुतली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। आप कहीं भी खोजिएगा पुतली ही निकलेगा, इसलिए बेस्ट इसका सही जवाब है पुतली। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आपको दिख रहा होगा, हम लोग बुक से ही बना रहे हैं, इसलिए अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें सुधार होगा तो हम लोग फिर से बनाएंगे, नहीं तो। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? हमारे आँख में जो है प्रतिबिंब जो होता है, हमारे आँख में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। एक तो हमारा आँख छोटा है, उसमें किसी आदमी का फ़ोटो कितना बड़ा बनेगा? अब 6 फीट का आदमी का फ़ोटो तो 12 फीट तो बन नहीं सकता। आँख हमारा अपने बहुत सारा छोटा है, 2.3 cm उसका व्यास होता है, तो उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है। तो यहाँ छोटा नहीं दिया है, और उल्टा प्रतिबिंब ही वास्तविक होता है, ये भी याद रखिएगा। और आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक बोलते हैं, और आभासी हमेशा सीधा होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, बहुत फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है, उससे हम लोग ऊर्जा मापते हैं। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसलिए गलती नहीं करना है। बल का ऐसा मात्रक हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, शक्ति का वाट होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, बल का खोज किया था न्यूटन, और विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, बोलता है कूलाम किसका एसआई मात्रक है? तो कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको हम बोले कि एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ये सब चीज़ आपको कॉपी में नोट कर लेना है। विभवांतर का एसआई मात्रक बोले आपको, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होना चाहिए, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम होता है, अब विद्युत आवेश का कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। देखिए, विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये याद रखना है। आप विद्युत अगर जनित्र पूछ देता, अगर डायनेमो पूछ देता कि ये विद्युत मोटर का काम, तो बोल दिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और जनित्र का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये चीज़ दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो विद्युत मोटर याद रखना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4-14 में, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल का विद्युत अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब टूटेगा तो उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 भाई मिल के रहता है तो उसको संयोजन समझ लीजिए, मिल के रहता है तो संयोजन। अगर टूट रहा है, उनका घर टूट रहा है, दोनों भाई अलग हो जाएगा तो घर बर्बाद हो जाएगा, माँ बाप दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह याद रखिएगा, टूटने की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, CuO + H2 को रिएक्शन कराते हैं, Cu + H2O बनता है। तो बोलता है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि किसके पास हो रही है। तो यहाँ देखते हैं H2 के पास O नहीं था, यहाँ इसका O भाग करके इसके पास चला आया। तो जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा ना उसका उपचयन होता है, और जिसका ऑक्सीजन घटता है उसका अपचयन होता है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, H2। क्वेश्चन नंबर 16 का फिगर को देखिए, फिगर से भी आपको भ्रमित किया जाएगा, फंसाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है?
इस फिगर से दिख रहा है कि ये गैस बाहर निकल रहा है। गैस बाहर निकल रहा है मतलब गैस वहाँ से टूट के जा रहा है, बाहर निकल रहा है। बाहर निकलना मतलब विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ निकलता है तो वो विस्थापन कहलाता है। तो ये गैस निकल रहा है रिएक्शन में, कॉपर सल्फेट को लोहे के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। इस वजह से यहाँ यह जो है विस्थापन अभिक्रिया होगा। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे और ऐसे भी इसका हम लोग चैप्टर वाइज फिर से देखते हैं, अगर हुआ तो बनाते हैं आगे वीडियो। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो लिटमस पत्र जो होता है ये प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होता है। लिटमस पत्र जो होता है ये आपका बैगनी कलर का, प्राकृतिक कलर इसका बैगनी होता है और ये आम्ल और क्षारक के टेस्ट में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये अगर आम्ल में डालेंगे नीले लिटमस पत्र को तो लाल कर देगा और क्षारक में डालेंगे लाल को तो वो नीला कर देगा। ये आप लोग पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी बिलियन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक हो जहाँ रहेगा तो वो क्षार या क्षारक होगा। ये तो याद रखिएगा। लवण और जल का पीएच मान 7 होता है और आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और लवण उदासीन होता है, उदासीन जल का है। अगर आपसे पूछ दे एक उदासीन विलयन का नाम बताइए तो जल बेस्ट ऑप्शन होता है उसका। अब यहाँ फिगर को देखिए तो यहाँ देखिए जब गिर रहा है बूंद बूंद पानी की तरह तो हम यहाँ कटने का निशान दिखाया गया है, यानी इससे हानि होगा आपको। तो हानि का मतलब ज़रा देख लीजिए, यहाँ बोला हमें हमेशा हाथ साफ करना रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का जो है चेतावनी का चिन्ह। ये 4 ऑप्शन बिल्कुल, चौथा ऑप्शन सही है। अब अम्ल में हाथ धोइएगा तो आपका हाथे पिघल जाएगा। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ये याद रखना है। और नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है या साइट्रिक सिट्रिक एक ही होता है। एक ही ऑप्शन को मेरे ख्याल से 2 बार दे दिया गया है। और लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में होता है, खट्टे दूध जिसको बोलते हैं। ये सब इसका भी हम आपको पूरा लिस्ट दे देंगे। उसके बाद देखिए, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु बोल रहा है, याद रखिएगा। अगर धातु बोलता तो पारा सही था, लेकिन अधातु बोल रहा है, इसलिए ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और धातु की बात बोले तो फिर पारा बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ धातु नहीं अधातु बोला है, इसलिए फंसिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो अग्निशामक बनाने में जो है खाने वाला सोडा, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने वाला सोडा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। खाने वाला सोडा का प्रयोग होता है अग्निशामक बनाने में। और अग्निशामक का काम होता है कि आग लग गया तो उसको बुझाने के लिए अग्निशामक का इस्तेमाल होता है। वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा बना देता है कि आग बुझ जाती है। अगर आपसे पूछे आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा गैस कौन सा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए कम समय में देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। 23 नंबर को देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर बना है और इसके पहले का जो आवर्त सारणी बना था वो परमाणु भार के हिसाब से बना था, उसके आधार पर बना था। और इसको आधुनिक आवर्त सारणी को कौन लिखा है? तो हेनरी मोजले नाम मिलेगा या कहीं हेनरी मोसले दे दिया जाता है। और इसके पहले मैंडलीव बनाया था, उस पर भी हम लोग पूरा चैप्टर वाइज डिटेल में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें आपको 3 धातु का नाम दे सकता है। आपको पूछ सकता है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो सबसे जो क्रियाशील होता है वो पोटेशियम होता है, के, याद रखिएगा के। तो पोटेशियम हम यहाँ टिक आउट भी कर दिए हैं। तो पोटेशियम सबसे क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है और फिर लिथियम है, ये याद रखना है।
पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक क्या कहलाता है? पृथ्वी का भूपर पट्टी मतलब जमीन में हम लोग क्या निकालते हैं? अयस्क, गैंग, खनिज या धातु कर्म। तो जो हम लोग जमीन से निकालते हैं वो खनिज होता है, और खनिज को फिर अलग करते हैं तो अयस्क और गैंग बनता है। जिस तरह हम लोग धान को, मान लीजिए धान आपका खनिज है, तो गुंडा अलग हो गया तो गुंडा गैंग हो गया। गुंडा में भी तो कुछ चावल रहेगा ना, और चावल अलग हो गया, चावल हो गया अयस्क। इस प्रकार समझिए। तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में जो है खनिज पाया जाता है, और उससे अयस्क और गैंग अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह लगा? जितना भी नॉल रहेगा, तो नॉल जो है वो अल्कोहल, शराब का पहचान होता है। तो अल्कोहल इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। अल्कोहल यानी नॉल का मतलब हो गया अल्कोहल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, आपको दिखता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? जल का टूटना, जल टूटने से ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये भी सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें प्रयोग होता है। चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये भी सही है। तो मेरा गलत जवाब खोज रहा था इसमें, तो सी बिल्कुल सही, इसका जो है सही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 को समझिए। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो खाद्य पदार्थ, देखिए पेड़ पौधे में दो तरह के जड़ पाया जाता है। पेड़ पौधा में दो प्रकार का जो है, दो प्रकार की नलिका होती है। ये मान लीजिए आपका पेड़ है, इस तरह का पेड़ है, तो इसमें दो सिरा होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जरा समझिएगा। तो जाइलम का काम होता है जमीन के अंदर से जल, खनिज, लवण ये सब चीज़ों को ले जा करके पत्ते तक पहुंचाना, ताकि वो भोजन बना सके। अब फ्लोएम का काम होता है बना हुआ भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। इसलिए पत्ते को जो है, पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है उसको खाद्य फैक्ट्री भी बोलते हैं। भोजन का निर्माण अमूमन पत्तियों में ही ज़्यादा होता है, ऐसे उसके तने, छिलके वगैरह में भी होता है, जड़ में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर भोजन पत्ते में बनता है। वो भी सुबह सुबह लाल प्रकाश में ज़्यादा बनता है, ये भी याद रखिएगा। तो जाइलम का काम है जल, खनिज, लवण को ले जाने का काम करता है। जल, जाइलम से पकड़ लीजिएगा, जल, खनिज, लवण आदि को ले जाने का काम करता है। और फ्लोएम का काम है बने हुए भोजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। तो यहाँ आप ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है या करता है? तो केवल ऊपर की ओर ही गलत है, केवल नीचे की ओर ही भी गलत है। ऊपर नीचे दोनों और सही जवाब है। पेड़ पौधा में ऊपर भी लेके जाएगा और नीचे भी लाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 29 को समझिए। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क मतलब हो गया आपका किडनी। तो किडनी का जो क्रियात्मक इकाई होता है उसको इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं, हिंदी में वृक्काणु बोलते हैं। यहाँ वृक्क दिया है, वृक्काणु भी हो सकता है। तो इसका इंग्लिश में नेफ्रॉन होगा, हिंदी में वृक्काणु या वृक्क नहीं होगा, वृक्काणु होना चाहिए। नेफ्रॉन याद रखिएगा आप लोग, या विक्राणु, वृक्काणु ऐसा होगा। अब देखिए फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? फल को पकाने के लिए इथिलीन हार्मोन सबसे उपयुक्त होता है। ऑक्सिन हार्मोन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये तीनों हार्मोन का अलग अलग काम है। ऑक्सिन का काम होता है पेड़ को लंबा करना, जिब्रेलिन का काम होता है पौधे को मोटा करना, और साइटोकाइनिन का काम होता है फलों को जो है, ये भी पकाने में उपयुक्त होता है। लेकिन ये फल जो है साइटोकाइनिन के वजह से फल टूटते हैं, मेरे ख्याल से आएंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि पकाने में कौन सा उत्तरदायी होता है? तो इथिलीन इसका सही जवाब है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन देखिए, दो हार्मोन आपसे बड़ा पूछने वाला है, एक टेस्टोस्टेरोन और एक होता है एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों में पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो लड़कों अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा या वृषण द्वारा।
तो यहाँ तो लड़का लड़की वाला बात हो रहा है, तो अंडाशय लड़कियों में होता है, जिसका सही जवाब होगा अंडाशय के द्वारा। वृषण जो है शुक्राणु का निर्माण करेगा, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलेगा तो निषेचन होगा उसका, ये याद रखिएगा, उसका निषेचन होगा, एकदम कंफर्म याद रखना है। निषेचन होगा मतलब एक नए जीव का जन्म होगा, नया जीव बनेगा और उसको बनने में समय लगेगा, उसके बाद फिर बच्चे का जन्म होता है, जैसे आदमी में होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि आदमी का बच्चा कितने दिनों में बन के तैयार हो जाता है? तो आदमी के बच्चे को जो है गर्भ में तैयार होने में 280 दिनों का समय लगता है, याद रखिएगा। और गाय का भी 280 दिनों का समय लगता है, इसलिए हम लोग गौ को माता की श्रेणी में भी रखते हैं, और दोनों का टाइम जो है लगभग गर्भकाल बराबर होता है। फिर नीचे वाले फिगर को देखिए। नीचे वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, ये फिगर जो है इसमें से एक यहाँ बगल से एक पौधा निकल रहा है, बड़ा हो गया, फिर ये बड़ा होके ये टूट करके फिर नया पौधा निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? जरा देख। तो देखिए ये मुकुलन कहलाएगा। मुकुलन जो बोले कि आपको फिगर टूट करके जो टूट के नीचे गिरेगा फिर नया पौधा बनेगा, ये विधि मुकुलन कहलाता है। अब विखंडन जो होता है, वो विखंडन मतलब एक शरीर जो है दो भागों में टूट जाए, वो विखंडन कहलाएगा। और एक शरीर टूट के कई भागों में बट जाते हैं, वो बहुविखंडन कहलाता है या द्विखंडन कहलाता। ये विखंडन द्विखंडन एक ही है। अब पुनर्जनन का तो खैर उसमें आगे जनन में जाएंगे तो फिर बात करेंगे। अब पक्षी और चमगादड़ के पंख को जरा समझिए। पक्षी के पास पंख होता है और चमगादड़ के पास पंख नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि चमगादड़ पक्षी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ स्तनधारी है, याद रखिएगा। वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है और उसके पास पंख नहीं होता है, और उसका बनावट पंख की तरह हम लोगों को लगता है। कहीं भी आप चमगादड़ देखे होंगे तो लटके हुए देखे होंगे। तो दोनों का काम सेम है लेकिन बनावट अलग अलग है, तो उसको समरूप अंग कहेंगे, या जीवाश्म अंग भी आपको दे सकता है, याद रखिएगा। और अगर बनावट सेम हो और काम अलग अलग हो तो वो समजात अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? याद रखिए, जैसे घास है, देखिए घास दिख रहा होगा, घास को बकरी खाता है। बकरी को जो है, मान लीजिए बकरी को आदमी खा गया और फिर आदमी को बाघ खा गया, ये खाद्य श्रृंखला हो गया। तो घास नहीं आने से क्या, घास नहीं आने से बकरी रहता? अब बकरी नहीं रहता तो आदमी रहता। आदमी क्या, या तो साग सब्जी खाएगा या तो मांस खाएगा। और क्या अगर ये दोनों नहीं मिलता तो बाघ रहता? तो ये आपका इम्पोर्टेंट घास का होना है। अगर घास ही पृथ्वी से अगर शाकाहारी पौधे खत्म हो जाएंगे तो सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। इसलिए घास जो है वो आपका उत्पादक होगा। घास जो है पूछा है इसमें क्वेश्चन नंबर 36 में कि कौन सा उत्पादक है, तो घास उत्पादक है, घास का होना जरूरी है। अब दूसरा 37 नंबर में भी यही हमारा काम कर जाएगा। देखिए किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? देखिए घास को बकरी खाया, बकरी को आदमी खाया, आदमी को बाघ खाया, तो ये शाकाहारी है। और आदमी सर्वाहारी है और ये मांसाहारी है। हम लोग जानते हैं कि शाकाहारी ये है, ये सर्वाहारी है, और उसके बाद ये आपका मांसाहारी, बिल्कुल ये मांस मछली खाता है। तो शाकाहारी जो होता है, वो शाकाहारी जो है आपका बकरी, तो वो प्रथम पोषी स्तर कहलाएगा। ये तो उत्पादक है, ये नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा। घास या पौधा या पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बाकी चीज़ तो होगा ही नहीं। तो घास उत्पादक हो गया, बकरी आपका शाकाहारी है, आदमी सर्वाहारी है, बाघ मांसाहारी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो प्रथम पोषी स्तर करता है उसको। तो ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है, ये तृतीय पोषी स्तर है। बाघ आपका तृतीय पोषी स्तर हो गया।
जबकि घास आपका उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 जरा देखिए, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है? ओजोन परत में छिद्र होता है। ओजोन परत आपको बोले थे हम कभी कि समताप मंडल में ओजोन मंडल O3 पाया जाता है, इसकी मात्रा घटने से छेद हो रहा है वहाँ पर, और छेद होने से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी में पहुँचता है, जिससे कई तरह के कैंसर जैसे मतलब बहुत तरह के खतरनाक रोग उत्पन्न हो रहा है, जिसमें से कैंसर भी है। इसका मेन जिम्मेवार होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा। और ये गैस फ्रीजों से निकलता है। फ्रिज, इसलिए कई देशों में फ्रिज को बैन कर दिया गया कि फ्रिज का इस्तेमाल ना किया जाए। फ्रिज से CFC निकलता है, और CFC जो है हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, वहाँ छेद होता है और वो बड़ा हानिकारक होता है। ये भी पूछ सकता है आपको कि ओजोन परत की मोटाई कब बढ़ती है, कब घटती है? तो ठंडा के मौसम में देखिएगा आपको ठंड ज़्यादा लगता है, तो ठंड ज़्यादा लगने का मतलब है कि ठंड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है पृथ्वी के भूपर्पटीय स्तर पर, जब निचले मंडल में यानी क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, इस वजह से ठंडा ज़्यादा लगता है। तो ये ठंडे के मौसम में जो है, शरद ऋतु में ओजोन परत की मोटाई घटती है, और ग्रीष्म ऋतु में ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाती है, ये भी याद रखिएगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? यानी किससे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है? लकड़ी से। लकड़ी को जलाएंगे तो ऊर्जा देगा। गोबर गैस से भी ऊर्जा का निर्माण होगा। कोयला को भी जलाएंगे तो ऊर्जा देगा। लेकिन नाभिक की ऊर्जा जो है ये एक अभिक्रिया होता है। नाभिक की ऊर्जा जो है ये एक अभिक्रिया का नाम है। तो यहाँ पर ये 39 का C सही जवाब होगा। अब पवन ऊर्जा मतलब जो होता है, पवन चक्की इस तरह का एक खंबा होता है, और खंबा में आपको 3 गो इस तरह का जो है पंखा चलता है, घूमते रहता है इस तरह का। तो ये कितना स्पीड होना चाहिए कि ये पंखा घूमेगा और बिजली का निर्माण करेगा? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और याद रखिएगा, पवन चक्की भारत में तमिलनाडु, केरल, ये सब राज्यों में है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो डेनमार्क, फिनलैंड, इन सब देशों में पवन चक्की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।